हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं गोविंद कुमार। स्टूडेंट्स, मैं क्लास 10th का पार्ट 1 सब्जेक्ट सिविक्स से यानी राजनीति लोकतांत्रिक विषय से लेकर आया हूं और लेसन फर्स्ट का पहला पार्ट प्रारंभ करने जा रहा हूं। आशा करते हैं कि आप इसे बेहतर पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लेसन है क्लास 10th वालों के लिए सत्ता की साझेदारी। जो दिया हुआ है आपका हेडिंग, सत्ता की साझेदारी। जो सत्ता है, जो उसकी साझेदारी का किस तरह से साझेदारी रहती है, तो हम चर्चा करेंगे। ये पहले परिचय पढ़ेंगे हम। यहाँ दिया हुआ है कि इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। यानी कि इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, उस क्रम को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। यानी कि पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था था, उसमें सारी ताकत सिर्फ एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को केंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो विधायिका है, जो उसकी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना, यानी कि बिखेर देना है, अलग अलग उनका जो कार्य है वो दे देना है, और लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो विकेंद्रित कर देना जो चीज़ है लोकतंत्र के, ये उनके कामकाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। यानी पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे, जो सत्ता है उनके बंटवारे, उनके कई भाग जो होते हैं, पर सोच विचार कर आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। यानी कि आइए, और एक जो ये देश के नाम दिए हुए हैं, बेल्जियम और श्रीलंका, इनकी 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये 2 घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। यानी कि ये जो घटनाएं हैं बताती हैं किस तरह से विभिन्न अलग अलग तरह की जो लोकतांत्रिक शासन हैं, इनकी जो पद्धतियाँ सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती, किस तरह से समझौता करती हैं। तो इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है। यानी इन घटनाओं से हमको यह समझने में कुछ मदद मिलेगी, कुछ सहारा मिलेगा कि आखिर लोकतंत्र में जो सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों करते हैं ऐसा। तो इससे हम सत्ता के बंटवारे की उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। तो स्टूडेंट्स, हम इस सत्ता के बंटवारे की उन रूपों को पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, या उसे क्या कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले नेक्स्ट 2 अध्यायों में, 2 चैप्टरों में की गई है। चलिए शुरू करते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका, ये 2 देश हैं इनके बीच की जो साझेदारी है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। यानी बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा जो राज्य है इससे भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। यानी कि इसकी जो सीमाएं हैं ये फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग देशों से लगती हैं, मिलती जुलती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी, यानी हरियाणा की आबादी के आधी ये है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। यानी कि इस छोटे से देश की जो सामाजिक जातीय बुनावट जो है बहुत जटिल है, बहुत ही कठिन है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा
फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। जैसे देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। यानी कि शेष जो बाकी बचे हुए हैं 40% लोग वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। यानी राजधानी जो ब्रुसेल्स के हैं वे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। और उनमें से जो 20% हैं वो डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। यानी जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी जो लोग हैं, ये जो इस तरह से भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ज़्यादा समृद्ध हैं, यानी कि पावरफुल और ताकतवर हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। यानी कि बहुत देर बाद में जाकर आर्थिक विकास, यानी उनका आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले शिक्षित में उन्होंने बढ़ोतरी की और शिक्षा से प्रभावित हुए पाने वाले जो डच भाषी लोगों को इस स्थिति में नाराज़गी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इस तरह से उन लोगों के बीच तनाव बढ़ने लगा, दूरियां बढ़ने लगीं। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यानी इन दोनों समुदायों के टकराव का जो सबसे तीखा जो रूप था वो ब्रुसेल्स में दिखने लगा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। ये एक बहुत ही विशेष तरह की समस्या थी, दिक्कत थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे। यानी कि डच बोलने वाले जो लोग थे वो संख्या के हिसाब से, संख्या के माध्यम से देखा जाए तो उनकी अपेक्षा ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत में थे। यानी कि धन और समृद्धि, धन के बारे में देखा जाए या उनका जो समृद्ध जो विकास के मामले में देखा जाए या क्या थे, वो कमज़ोर थे और अल्पमत में थे। अल्पमत का मतलब कि जो उन लोगों का मत था, जो एकता था, उस एकता उन लोगों का सही नहीं था, वो बहुत ही कम एकता में थे, एकता नहीं थी।